हेलो दोस्तों, हम लोग बात करेंगे साइंस में बायोलॉजी की। हमने क्या किया है कि जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है उसके सारे क्वेश्चंस को हमने पॉइंटर के रूप में यहाँ पर नोट्स में बना दिया है। इससे क्या होगा कि आपको आर ओ में पढ़ने में और ज़्यादा सहूलियत महसूस होगी। और हमने घटना चक्र को पूरा कवर किया है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको साइंस का घटना चक्र सॉल्व करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होगी। और घटना चक्र से जितने भी क्वेश्चन रिपीट होंगे और जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला है लैमार्कवाद। तो जो लैमार्कवाद का सिद्धांत है वो किसने दिया था? लैमार्क ने। विकासवाद अर्थात योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। उत्परिवर्तनवाद, तो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने। जुरासिक युग का वह पक्षी जो पक्षी और सरीसृपों के बीच की कड़ी माना जाता है वो कौन है? आर्क्योप्टेरिस। सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल। गर्म खून वाले जंतु। गर्म खून वाले जंतु कौन होते हैं? तो ऐसे जंतु होते हैं जो अपने शरीर के ताप को नियंत्रित करते हैं। ठंडी में, सर्दी में उसी हिसाब से कंट्रोल कर लेंगे, गर्मी में उसी हिसाब से कंट्रोल कर लेंगे, तो वो गर्म खून वाले जंतु होते हैं। तो गर्म खून वाले जंतुओं में कौन कौन शामिल होता है? तो शामिल कौन कौन होता है? पक्षी और स्तनधारी। अंडे देने वाले स्तनधारी कौन से हैं? तो ये हैं एकिडना और प्लेटिपस। आगे बढ़ते हैं। सील या फोका। तो सील या फोका जो है, सील तो देखे होंगे, तो सील जो है ये कैसा, उसको फोका के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कैसा जीव है? तो ये स्तनधारी होता है। नील गाय किसकी प्रजाति है? हिरण की। मानव जैसा कपी कौन सा है? तो मानव जैसा कपी है गिबन। ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस क्या है जो समुद्र में पाया जाता है, बहुत सारे उसके पैर होते हैं। तो ऑक्टोपस क्या है? एक मृदुकवची मोलस्का है। मोलस्का फैमिली से आता है ऑक्टोपस। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है? स्क्विड। वाइट लेग हॉर्न जो होती है वो किसकी प्रजाति है? कुक्कुट की। तो एक कीट वंशी होता है, एक मकड़ी वंशी होता है। तो ये पहचान कैसे होती है? तो पैरों से हम लोग पहचान कर सकते हैं। तो कीट के कितने पैर होते हैं? 6। और मकड़ी के कितने पैर होते हैं? 8। तो जैसे छोटे छोटे कीड़े अगर देखें तो अगर 6 पैर हैं तो वो कौन सी श्रेणी में रखा जाएगा? कीटों की श्रेणी में। और अगर उसके 8 पैर हैं तो वो कौन सी श्रेणी में रखा जाएगा? मकड़ी की श्रेणी में। टिक और माइट कौन से वंश से संबंधित है? मकड़ी वंशी हैं। जुगनू क्या है? जुगनू एक कीट है और ये कौन सा एंजाइम छोड़ता है? तो ये छोड़ता है ल्यूसीफेरस। रात में जब जुगनू चमकता हुआ दिखाई देता है तो वो इसी एंजाइम की वजह से चमकता है। और ये एंजाइम छोड़ता क्यों है? रात में अपने साथी को आकर्षित करने के लिए ये ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम छोड़ता है। तो जब चींटी काट लेती है हमें, जब चींटी काटती है तो हमें उस जगह पे जलन का एहसास होता है। वो किस वजह से होता है? तो काटते टाइम चींटी करती क्या है? कौन सा अम्ल छोड़ देती है वहाँ पे? फार्मिक अम्ल, फार्मिक एसिड वो छोड़ देती है, उसकी वजह से ऐसा होता है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को क्या कहते हैं? गौशिमर रेशम। हल्दी किससे प्राप्त होती है? तना से। तो हल्दी तना से प्राप्त होती है, लेकिन इसके हल्दी का खाने वाला भाग कौन सा होता है? प्रकंद। लीची कैसा पौधा है? तो लीची क्या है? एक उष्णकटिबंधीय डूप फल होता है। डूप फल का मतलब क्या होता है? डूप फल का मतलब ये होता है कि उसके जो बाहरी वाला बाहर तरफ होता है, तो बाहर तरफ तो गूदा होता है उसका, और बीच में एक ठोस बीज होता है। तो ऐसे फलों को हम लोग क्या कहते हैं? डूप फल कहते हैं। ठीक। गन्ना, आलू, अदरक, ये सब किसका रूपांतरण है? तो ये सब तने का रूपांतरण है। शलजम, गाजर, शकरकंद, ये सब क्या हैं? तो ये सब जड़ हैं, जड़। आगे बढ़ते हैं। कवक मूल। कवक मूल जो है वो किनके बीच की कड़ी मानी जाती है? तो कवक और उच्चतर पादप के बीच की कड़ी होती है। तना काट जो है आमतौर पर किसके प्रबंधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये
कायिक प्रबंधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और तना काठ हम लोग किस में देखते हैं, जो गन्ने की फसल होती है उसमें देखने को मिलता है। तो किसके प्रबंधन के लिए होता है, कायिक प्रबंधन के लिए। लौंग का वैज्ञानिक नाम क्या है, यूजीनिया कैरियोफाइलेटा। और ये प्राप्त किससे होता है लौंग, ये पुष्पकलियों से प्राप्त होता है। पादपकली क्या है, तो पादपकली क्या है, एक भ्रूणी टहनी है। नोट्स थोड़ा सा मतलब पुराना हो गया है इसलिए ऐसा दिख रहा है, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो कहाँ तक हो गया, पादपकली क्या है, एक भ्रूणी टहनी है। लहसुन, प्याज, सरसों के तेल में जो अभिलाक्षणिक गंध होती है वो किसकी वजह से होती है, तो वो होती है सल्फर की वजह से। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, पुष्प। मिर्च का तीखापन किसकी वजह से होता है, कैप्सेसिन के कारण। मलेरिया किससे फैलता है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से। और मलेरिया का वाहक कौन होता है, इसका जो वाहक होता है मादा एनीफिलीज मच्छर होता है। डूबने से हुई मौत का पता लगाने के लिए किस प्रकार के जीवों का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार के जीवों का प्रयोग किया जाता है, डायटम का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे शहतूत, अनानास और कटहल। तो ये क्या है, शहतूत, अनानास और कटहल ये किस प्रकार के फल होते हैं, तो ये जो है सोरोसिस या मिश्रित फल होते हैं। अब ये सोरोसिस या मिश्रित फल कैसे होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि कटहल को जैसे अगर आप देखेंगे तो पूरा एक फल होता है, और वो एक मतलब एक ही डाली से अंदर एक ही डाली से पूरा जुड़ा होता है, और उसी के चारों तरफ जो है उसका गूदा होता है, चारों तरफ बीज वगैरह होते हैं, लेकिन जो मुख्य डाली होती है उसी से वो जुड़ा होता है। तो इस प्रकार के फलों को हम लोग क्या कहते हैं, सोरोसिस या मिश्रित फल कहते हैं। लेग हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, तो ये फली वाले पौधों में पाया जाता है। फली वाले पौधे जैसे मान लीजिए अल्फ़ा हुआ या सोयाबीन हुआ, तो ये सब फली वाले पौधे हैं, तो लेग हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ट्रिटिकेल नामक धान किसके संकरण से बना हुआ है, तो गेहूं और राई के संकरण से बना हुआ है। तो गेहूं का जो है वो फीमेल वाला पार्ट लिया गया था, और राई का जो है वो मेल वाला पार्ट लिया गया था, और दोनों को मिला के ट्रिटिकेल नामक धान बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे छोटा सा पहले इनको देख लेते हैं। बेरी फल, बेरी फल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो बेरी फल में आपका बैगन आता है, भिंडी आती है, और लोमेंटम फल में कौन शामिल है, तो लोमेंटम फल में इमली आती है। अब यहाँ से देखते हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं को किसके माध्यम से देखा जा सकता है, कंपाउंड खुर्दबीन से। मशरूम के पादप कैसे होते हैं, तो ये मांसल युक्त होते हैं। नमक युक्त मिट्टी में पाए जाने वाले पौधे को क्या कहते हैं, तो नमक युक्त मिट्टी में पाए जाने वाले पौधे को क्या कहते हैं, हेलोफाइट। जेली रुदन का कारण क्या होता है, अम्ल की अधिकता। जो जेली होती है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है ना, तनातनी उसमें बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मुलायम होती है, तो वो किसकी वजह से होती है, अम्ल की अधिकता की वजह से। आगे बढ़ते हैं। सुसुप्ता अवस्था को तोड़ने वाला हार्मोन कौन सा होता है, सुसुप्ता अवस्था को तोड़ने वाला हार्मोन कौन सा होता है, वो होता है साइटोकाइनिन। एपीफाइट, अधिपादप या वायवी पौधा क्या होता है, तो ये तीनों एक ही नाम है। तो ये ऐसा पौधा होता है जो किसी दूसरे पौधे पर उगा होता है, ठीक, और दूसरे पौधे पे उगा होता है, लेकिन ये नहीं कि मतलब उस पर डिपेंड होता है, वो दूसरे पौधे पे उगा तो होता है लेकिन ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है, और क्योंकि इसमें पर्णहरिम वगैरह पाया जाता है इसीलिए। दलदली स्थान और पशुओं के रूमेन में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो ये कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, आर्कियोबैक्टीरिया। और ये जो आर्कियोबैक्टीरिया होता है ये किसके उत्पादन में काम करता है, आर्कियोबैक्टीरिया किसके उत्पादन में मुख्य भूमिका निभाता है, मीथेन के उत्पादन में। नेक्स्ट पॉइंट भी यही होगा शायद, हाँ, मीथेन के उत्पादन में कौन सा बैक्टीरिया काम करता है, आर्कियोबैक्टीरिया। सेब की लालिमा किसकी वजह से होती है, एंथोसाइनिन की वजह से। गाजर की लालिमा, कैरोटीन। हल्दी का पीलापन, जेंथोफिल। चुकंदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बीटरनिन।
पपीता का पीला रंग किसकी वजह से होता है? कैरिका जैंथीन की वजह से। आगे बढ़ते हैं। खमीर। खमीर कैसा पौधा है? खमीर कैसा जीव है? सॉरी, तो कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव होता है। जो खमीर होता है वो एक कोशिकीय होता है। ईस्ट और मशरूम क्या है? ये फफूंद होते हैं, ईस्ट और मशरूम। और फफूंद जिसे कवक के नाम से भी जाना जाता है, तो वही है। कुकुरमुत्ता या मशरूम क्या है? कवक है। कपास का मुख्य घटक क्या है? तो कपास का जो मुख्य घटक है वो है सेलुलोस। लाइकेन किसके बीच की कड़ी होती है? शैवाल और कवक के बीच की। लाइकेन किसके बीच की कड़ी होती है? शैवाल और कवक के बीच की। अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है? सोमनीफेरम। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन तथा स्वान ने। कौन सी कोशिका में केंद्रक, केंद्रिका, केंद्रक कला, कोशिकांग आदि नहीं पाए जाते? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये सब कुछ नहीं पाया जाता। केंद्रक, केंद्रिका, केंद्रक कला, कोशिकांग वगैरह नहीं पाए जाते। तो फिर इसमें पाया क्या? तो फिर ये प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई किस में जाती है? तो ये पाई जाती है जीवाणुओं में तथा नीलहरित शैवाल में। तो जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल में कौन सी कोशिका होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, तो जब इसमें ये सब कुछ पाया नहीं जाता तो फिर क्या क्या पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता, देख लेते हैं। तो जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं वो पाया जाता है, और राइबोसोम भी पाया जाता है, लेकिन जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो नहीं पाया जाता। हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं पाया जाता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका किस में पाई जाती है? तो ये सभी पेड़ पौधों में भी पाई जाती है, जीव जंतुओं में पाई जाती है तथा कुछ शैवालों में भी पाई जाती है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में सब कुछ होता है, केंद्रक, केंद्रिका, केंद्रक कला, ये सब कुछ पाया जाता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्लाज्मा अर्थात कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। माइटोकांड्रिया किस में नहीं पाया जाता? तो माइटोकांड्रिया किस में नहीं पाया जाता? जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल में, क्योंकि इनमें कौन सी कोशिका होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसीलिए इनमें माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकांड्रिया को। श्वसन की क्रिया में अधिकतम एटीपी अणु उत्पन्न करने वाला कौन सा चक्र है? क्रेब्स चक्र। आगे बढ़ते हैं। क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी? हैंस क्रेब्स ने। गाल्जी इकाई की खोज किसने की थी? कैमिलो गाल्जी ने। और गाल्जी इकाई की क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो गाल्जी इकाई की जो क्रियात्मक इकाई है उसको कहते हैं सिस्टर्नी। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। उस नोट्स में आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, बाकी मैटर बहुत अच्छा है, आपको निश्चित रूप से इसमें फ़ायदा होगा। क्योंकि नोट्स तो काफ़ी पुराना हो गया है, तो मुझे भी पढ़ने में दिक्कत हो रही है, लेकिन मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं शेयर कर दे रहा हूँ। बाकी जब आप लोगों को फ़ायदा होगा तब आप इस पर यकीन करिएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज की थी फ्रेडरिक मिशर ने। ठीक। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है तो वो किसने दिया था? वो वाटसन तथा क्रिक ने दिया था। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा कि डीएनए की जो खोज है वो फ्रेडरिक मिशर ने की थी, लेकिन जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का सिद्धांत है वो किसने दिया था? वाटसन तथा क्रिक ने। 22 जोड़ी गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं। मतलब कितना जोड़ी होता है गुणसूत्र? पूरे 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। तो 23 जोड़े में से जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स। तो फिर लिंग का निर्धारण कौन करता है? 23वां जोड़ा जो होता है गुणसूत्र का वो, इसीलिए 23वें जोड़े को हम लोग लिंग गुणसूत्र कहते हैं। कोशिका मृत्यु में कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहते हैं?
एपोप्टोसिस। जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है? जो अत्यधिक विविधता पाई जाती है जीवों में, सारे जीव एक जैसे तो होते नहीं हैं, मतलब सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो ये जो डिफरेंसेस है वो किसकी वजह से होता है? तो वो उत्परिवर्तनवाद की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है लासिका कोशिका। जो होती है वो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। तो वास्तव में लासिका कोशिकाएं क्या हैं? तो वो हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। और ये कितने प्रकार की होती हैं? ये कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ओके, आगे बढ़ता है। आनुवंशिकता की खोज किसने की थी? आनुवंशिकता की खोज की थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। मटर के पौधे से के वाली कहानी तो सुनी होगी आपने, उसी से उन्होंने खोज की थी। आनुवंशिक लक्षणों के वाहक कौन होते हैं? पहला क्वेश्चन तो यही है कि आनुवंशिक लक्षणों के जो वाहक होते हैं वो कौन होते हैं? तो आनुवंशिक लक्षणों के वाहक कौन होते हैं? तो आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं वो किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन के। ओके, तो क्रोमोसोम नाम का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो क्रोमोसोम नाम का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया था? वाल्डेयर ने। आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई क्या है? यह है जीन। ठीक है, प्लवमान जीन, जिसे हम लोग जंपिंग जीन भी कहते हैं, इसकी अवधारणा किसने दी थी? मैंकली-टाफ ने। जीव कोशिका में पाए जाने वाले जो न्यूक्लिक अम्ल हैं कौन कौन से होते हैं? डीएनए और आरएनए। तो जीव कोशिका में पाए जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए, ये किसके बहुलक हैं? दोनों किसके बहुलक हैं? न्यूक्लियोटाइड के। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है डीएनए और आरएनए में कौन एक समान होते हैं? मतलब कौन एकदम सेम सेम होते हैं डीएनए और आरएनए दोनों में? तो कौन एक समान होता है? प्यूरीन। प्यूरीन जो है एक समान होता है। ये बना किससे होता है? एडिनिन और गुआनिन से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब हम लोग डीएनए में देखते हैं कि डीएनए में कौन कौन से यौगिक पाए जाते हैं। डीएनए में कौन कौन से यौगिक पाए जाते हैं? एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन और टायरोसिन। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन और टायरोसिन। आगे बढ़ते हैं। अब इन सारे जो डीएनए के जितने भी वो हैं यौगिक हैं डीएनए में पाए जाने वाले, इन सारे यौगिकों में कौन है जो एमिनो एसिड नहीं बनाता? बाकी सब बनाते हैं, लेकिन एक है इनमें जो एमिनो एसिड नहीं बनाता, तो वो कौन है? टायरोसिन। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो जैव उर्वरक हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एसोटोबैक्टर, एजोस्परिलियम, एजोला और नीलहरित शैवाल। फास्फोरस को घुलाने वाले उर्वरक कौन से हैं? तो कौन से हैं? बेसिलस, सिडोमोनास और स्पर्जिलस। तो इसको बास से याद कर सकते हैं, BAS। तो फास्फोरस को घुलाने वाले उर्वरक कौन से हैं? बेसिलस, स्पर्जिलस और सिडोमोनास। कंपोस्टिंग एक्सीलेटर कौन होते हैं? तो जो कंपोस्टिंग एक्सीलेटर है वो कौन कौन से होते हैं? वो हैं ट्राइकोडर्मा और होमिकोला। पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाला राइजोबैक्टीरिया किसकी प्रजाति है? तो किसकी प्रजाति है? सूडोमोनास की। तो इस 2 तरह से इसको देखिए कि पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? राइजोबैक्टीरिया। और ये किसकी प्रजाति है? सूडोमोनास की। 2,4-D क्या है? एक खरपतवारनाशी। आगे बढ़ते हैं। मानव के अंतःकंकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 2 प्रकार के, अक्षीय और उपांगीय। तो जो अक्षीय कंकाल होता है उसमें कितनी हड्डी होती हैं? 80। और उपांगीय कंकाल में कितनी हड्डी होती हैं? 120। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कान में पाई जाती है, स्टेपीज। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ये जांघ में पाई जाती है, फीमर।
मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो टोटल कितनी होती हैं? 28। अब आप जोड़िए इसको 28 में। 28 में से जो मस्तिष्क का खोल बनाती हैं वो कितनी हड्डियाँ होती हैं? 8। और चेहरे का जो कंकाल बनाते हैं वो कितनी हड्डी होती हैं? 14। और कान में कितनी हड्डी पाई जाती हैं? 6। 3 इधर 3 इधर। ठीक है, तो हो गई टोटल 28। 14 से 6 20 8 28। आगे बढ़ते हैं। मैंडिबल तथा कंठ के बीच, मैंडिबल तथा कंठ के बीच में जीभ के नीचे कौन सी हड्डी पाई जाती है? हायोइड। ठीक है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती हैं? मतलब जो रीढ़ होता है हमारा वो कितनी हड्डियों से मिलकर बनता है? टोटल 26 हड्डियों से मिलकर। लेकिन जो बच्चा होता है, बच्चों की रीढ़ में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो बच्चों की रीढ़ में 33 हड्डियां पाई जाती हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो कुछ हड्डियां गायब हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, तो टोटल 26 बचती हैं। गर्दन को साधने वाला कशेरुक क्या कहलाता है? एटलस। पसलियाँ कितने जोड़ी होती हैं? ये 12 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी? 12। शरीर का अधिकतम भार किसका बना होता है? तो जल का होता है। 60 से 70% बॉडी में केवल पानी ही होता है। मानव शरीर में पाए जाने वाले 6 प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो इनको ज़रूर याद रखिएगा। O2, C2, सॉरी CO2, H2 और C, मतलब ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। 3 ये हो गए। कैल्शियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन, 3 ये हो गए 6। आगे बढ़ते हैं। मानव की हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? तो ये है कैल्शियम। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी के द्वारा क्या किया जाता है? तो शल्य क्रिया में जो आर्थोप्लास्टी होती है उसके द्वारा क्या किया जाता है? कूल्हे के जोड़ों का प्रतिस्थापन। लिगामेंट क्या करता है? यह हड्डी को हड्डी से जोड़ के रखता है। कंडरा, जिसे टेंडन कहा जाता है, वो क्या करता है? वो हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ के रखता है। ओके। बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कौन सा प्रोटीन होता है बाल और नाखून में? केराटिन। हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए क्या क्या जरूरी होता है? कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन। मनुष्य के शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा है? दंतवलक। मानव शरीर के पाचन का अधिकतम भाग कहाँ पर संपन्न होता है? मतलब मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है बॉडी में वो कहाँ पे होता है? वो होता है छोटी आंत में। लार में कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा में बदल देता है? कौन सा होता है? टाइलिन, जिसे हम लोग लारिये एमाइलेज के नाम से जानते हैं, टाइलिन को। वसा के पाचन में कौन सा अंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वसा के पाचन में यकृत। अच्छा, तो महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाता है, लेकिन वसा को पचाने के लिए यकृत से कौन सा एंजाइम निकलता है? कोई एंजाइम नहीं निकलता, ध्यान रखिएगा। एंजाइम है होते क्या है वास्तव में? एंजाइम क्या है? तो एंजाइम क्या है? प्रोटीन। ग्लूकोज को इथेनॉल में कौन बदलता है? तो ग्लूकोज को इथेनॉल में कौन बदलता है? जाइमेज। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया को तेज करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? एंजाइम। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। यकृत किसका उत्पादन करता है? यूरिया का। लिपिड्स का पाचन किसकी उपस्थिति में होता है? पित्त अम्ल और लाइपेज की उपस्थिति में। ट्रिप्सिन का श्रावण कौन करता है? अग्नाशय। और पेप्सिन का श्रावण कौन करता है? अमाशय। लार का पीएच मान कितना होता है? तो लार का पीएच मान होता है 6.8, तो ये अम्लीय होती है। तो अगर किसी चीज़ का मान पीएच मान 7 है तो वो क्या है? उदासीन है। अगर 7 से नीचे जाएगा अगर 7 से नीचे जाएगा तो वो अम्लीय हो जाता है, और 7 से ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने पे क्या होगा? वो क्षारीय हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में बदल कर कहाँ पर उपस्थित मतलब कहाँ पे भंडारित हो जाता है? तो कहाँ पे भंडारित होता है? यकृत में। यही जब ज़्यादा मतलब भंडारित हो जाता है तो वो हो जाता है, जैसे पीलिया कहते हैं, जॉन्डिस वगैरह, अगर वो नहीं निकलता ज़रूरत से ज़्यादा अगर स्टोर होने लगता है तब। पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है? ये कहाँ पे होता है? यकृत में। रक्त में उपस्थित एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कौन बदलता है? कौन बदलता है? रेनिन। मृषण कोशिकाओं में सिकुड़न को कौन प्रेरित करता है? ऑक्सीटोसिन। कैरोटीन क्या है? तो कैरोटीन क्या है? एक विटामिन है। तो कैरोटीन क्या है? एक विटामिन। अब हम लोग विटामिन के बारे में देखते हैं। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। यकृत में कौन से विटामिन का संचय होता है? विटामिन ए। और ये जो विटामिन ए है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी से रतौंधी और जीरोथैलेमिया नामक रोग होता है। ठीक, रतौंधी और जीरोथैलेमिया। आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी1 जिसे हम लोग कहते हैं थायमीन, विटामिन बी1 अर्थात थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से बेरी रोग होता है। बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन, और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? त्वचा संबंधी रोग हो जाता है और बालों से संबंधित रोग होता है, जैसे बाल वगैरह झड़ने लगते हैं, कीलोसिस नामक रोग हो जाता है। यह एग्जाम में आया हुआ है। बी3 का रासायनिक नाम नियासिन, और बी3 की कमी से रोग कौन सा होता है? पेलाग्रा। अब है बी5। बी5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटाथोनिक एसिड, और बी5 की कमी से कौन सा रोग होता है? इससे भी चर्म रोग होता है, वृद्धि कम हो जाती है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं। बी6 का रासायनिक नाम पायराडॉक्सिन, और इसकी कमी से ना याददाश्त कम हो जाती है, चीज़ें याद नहीं रहती। ठीक है, इसीलिए किस विटामिन को सपनों को याद करने वाला विटामिन कहा जाता है? इसी को, बी6 को। बी9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड, और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? एनीमिया। बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन, और बी12 का जो मुख्य घटक है वो क्या होता है? कोबाल्ट। बी12 में खूब पाया जाता है कोबाल्ट। बी12 की कमी से रोग कौन सा होता है? एनीमिया। तो बी12 की कमी से भी एनीमिया होता है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी6 अर्थात बी6 नहीं सॉरी विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी। ये स्कर्वी क्या होता है? दांतों से संबंधित रोग होता है। तो दांतों संबंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सी की कमी से। किस विटामिन को घाव भरने वाला विटामिन कहा जाता है? सी को। तो ये घाव भरने में मदद करता है। विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? तो जो खट्टे फल होते हैं, जैसे नींबू हुआ, आंवला वगैरह हुआ, तो जो भी खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। आगे बढ़ लेते हैं। अब आते हैं हम लोग विटामिन डी। तो डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? रिकेटस। रिकेटस मतलब सूखा रोग। और विटामिन डी के स्रोत क्या हैं? तो स्रोत है, पहली चीज़ तो धूप से मिल जाता है विटामिन डी। और फिर जो विटामिन ए है, विटामिन ए के सभी स्रोत में विटामिन डी भी मिल जाता है। जैसे देखें, जो कार्ड मछली का तेल होता है उसमें भी पाया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल, और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। विटामिन ई का स्रोत क्या है? अंकुरित बीज या अनाज। किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है? ई को।
विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनिन। विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का बनाता है, रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। किस विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है? बी में। बी कॉम्प्लेक्स के सारे विटामिन में पाया जाता है। ठीक है। श्वसन क्रिया के दौरान किसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो नाइट्रोजन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। श्वसन के दौरान ऊर्जा का उत्पादन किस रूप में होता है? तो एटीपी के रूप में। मानव शरीर में ऑक्सीजन के गमन का प्रक्रम क्या है? तो फुराऊ याद रखिए, फुफ्फुस, फिर रक्त, फिर ऊतक। जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा मतलब ऑक्सीजन की सांद्रता जो होती है वो कम हो जाती है तो क्या होता है? सांस लेने की गति बढ़ जाती है। कौन सा तत्व रक्त में ऑक्सीजन की परिवहन क्षमता को कम कर देता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा श्वसन अंग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? फेफड़ा। रक्त हमारे शरीर का कितना प्रतिशत भाग होता है? 1/13 भाग अर्थात 7 से 8%। कौन से जीव में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है? केंचुआ। शरीर का रक्त दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। सर्वदाता ओ में क्या नहीं पाया जाता? एंटीजन अर्थात प्रतिजन। एंटीबॉडी के निर्माण को कौन प्रेरित करता है? एंटीजन। सर्वग्राही एबी में क्या नहीं पाया जाता? एंटीबॉडी। रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4। 7 से ज़्यादा है इसलिए क्या होगा? क्षारीय। प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण किस में होता है? लिम्फोसाइट में। मानव रक्त की जो श्यानता होती है, श्यानता का मुख्य कारण क्या होता है? प्रोटीन। WBC का व्यास कितना होता है? 0.007 मिलीमीटर। और WBC की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? ल्यूकेमिया। WBC का निर्माण किस में होता है? प्लीहा में। और WBC का जीवन काल कितना होता है? 1 हफ्ता। RBC का मुख्य काम क्या होता है? O2 को पूरे शरीर में पहुंचाना। और RBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। ओके। RBC की मौत कहाँ होती है? प्लीहा में। तो जहाँ भैया WBC बनेगा वहाँ RBC मर जाएगा। RBC का जीवन काल कितना होता है? 100 से 120 दिन। एक्सक्रीशन क्या होता है? जब किडनी यूरिया को खून से अलग करती है तो उसको क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। इंसुलिन नामक हार्मोन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। किडनी में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की। रीढ़ की हड्डी में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? 31 जोड़ी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो कशेरुक रज्जु अर्थात रीढ़ की हड्डी। आगे बढ़ते हैं। सुई चुभाने पर शरीर के किस अंग को दर्द नहीं होता? मस्तिष्क को। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता किस में होती है? सेरिब्रम में। मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? सेरिब्रम। मानव शरीर का तापमान जो है उसमें कब परिवर्तन होता है? तो कभी परिवर्तन नहीं होता, हमेशा एक समान रहता है।
शरीर का तापमान सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट और केल्विन में 310 केल्विन। पीत पिंड कहाँ पाया जाता है? अंडाशय में। ठीक। और किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। और ये जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला जो ADH हार्मोन है वो किसको नियंत्रित करता है? मूत्र की मात्रा को। तो पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? ADH। और ये किसको नियंत्रित करता है? मूत्र की मात्रा को। इसी के साथ हम ये वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।